अटोपिक, लेकिन आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट बोल लो, अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट, अटोपिक अस्थमा या नॉन अटोपिक अस्थमा। ठीक है, ये 2 मार्क्स में ऐसे नाम करके पूछ लेते हैं। ठीक है, या बड़े मार्क्स में भी कभी कभी क्वेश्चन ही आ जाता है टॉपिक वर्ड, अटोपिक और नॉन अटोपिक। अटोपिक अस्थमा नॉन अटोपिक अस्थमा बहुत रेयर होता है। अभी चलो आगे बात करते हैं, वो बात करेंगे, पहले समझते हैं डिफरेंस क्या है। नाम में ही समझ, अर्ली ऑनसेट मतलब जिसका ऑनसेट बहुत जल्दी आ जाएगा, तुरंत आपको एकदम तुरंत आपने पोलन वगैरह ली और एकदम तकलीफें तुरंत आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट एज ऑफ ऑनसेट, लेट एज ऑफ मतलब होता है कभी ओल्डर एज में जाके जिनको प्रॉब्लम होती है, वो फिर प्रॉब्लम वो अस्थमा की वजह से नहीं, फिर वो एज के साथ जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है ना, वो वाली चीज है। तो मेजरली जो अस्थमा होता है वो हम लोग जो अर्ली एज में देखना, देखो आप सबसे ज्यादा कॉमन आपको बच्चों में देखने को मिलेगा, अस्थमा देखना सबसे ज्यादा कॉमन बच्चों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अटोपिक अस्थमा कॉमन होता है। क्यों सर? अटोपिक का मतलब क्या होता है? अटोपिक का मतलब होता है सर वो लोग जो जिनके अंदर जेनेटिक टेंडेंसी है, जेनेटिक टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जिक डिसीज। और आप जानते हो अस्थमा इज अ एलर्जिक डिसीज, और एलर्जी हमें हो जाती है। अच्छा नॉर्मल, अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट है, एलर्जी होती क्या है? एलर्जी बहुत लोगों को होती है। एलर्जी हमारी बॉडी की एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हाइपर एक्टिव हो जाती है। एलर्जी का मतलब होता है हाइपर एक्टिव हो जाना किसी चीज का। आपने कहा अब नॉर्मल डस्ट सबको मिलती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको मिलेंगे जिनकी बोलते हैं अरे हमको स्किन पे एलर्जी है, धूल मिट्टी धूप में कुछ भी जाओ, तो हम सब भी धूप में जाते हैं, हमको क्यों एलर्जी नहीं होती, उनको क्यों रही? क्योंकि उनके जो स्किन के सेल्स है वो हाइपर एक्टिव हो गए हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इतना करना नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे सेल्स का धूप के लिए जो सनलाइट के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते, क्या हमारे ऐसे ही है? नहीं करते हैं सर, इतने करते हैं जितनी बस जरूरत है। उनके इतने ज्यादा करने लग गए हैं कि उनको फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसी का नाम एलर्जी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम घर के काम नहीं कर सकते, हमें डस्ट से एलर्जी है, छींके आने लग जाती हैं, है ना, स्नीज करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या हमको नहीं होती? नॉर्मल होता है, हमको बस 1-2 आएंगी, उनको 20-25-50 आती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एलर्जिक हो गए, उनकी जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है वो हाइपर एक्टिव हो गई है। खत्म बात। अस्थमा भी क्या हाइपर एक्टिव है, जो नॉर्मल प्रोसेस होनी चाहिए बहुत ज्यादा होती है। अटोपिक इंडिविजुअल का मतलब होता है जिनके अंदर जेनेटिक, और यही सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जेनेटिक टेंडेंसी होती है जिनके अंदर, ये जीन के अंदर, जैसे माँ बाप के अंदर तो फिर बच्चों के अंदर बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। अटोपिक, अटोपिक का मतलब होता है जेनेटिक टेंडेंसी डेवलप, जो जेनेटिकली लेके आ रहे हैं जिनके अंदर तो एलर्जिक, वो उसी में अर्ली हो सकता है। और ये होता है नॉन अटोपिक, क्यों? क्योंकि हमने बोला ये एज के साथ है, तो एक उसका कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं है, बुढ़ापे में मेजरली आता है, ओल्डर एज में। ये आपको बहुत यंगर एज में मिलेगा, बच्चों में मिलता है। अब इसमें जो एक्सटर्नल एलर्जेंस होते हैं उनके है स्ट्रॉन्ग रोल होते हैं, जो आप देखते हो ना कि डस्ट, पोलन ग्रेन्स, ये सब कुछ है, ये सब किस में है? ये मेनली जो अस्थमा है वो यही है, इनमें नहीं होगा वो इसमें। क्यों? क्योंकि एज के साथ जो उनकी जो मसल्स हैं वो कैसी हो रही है, वो स्पाज में जा रही, तो वो एज के साथ बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है वो सब, तो वो एक अस्थमा का बहुत ही अलग पार्ट हो गया। तो वो उसमें कोई एलर्जी नहीं है, उनमें जो बॉडी है, बॉडी की एबनॉर्मल एक एज के साथ रिस्पॉन्स बिगड़ जाती है, तो उस वजह से। तो इनमें जो मेन आप सुनते हो कि अरे भैया इनको दूर रखो, एक्सरसाइज मत कराओ, कुछ मत कराओ, अस्थमा वगैरह होगा, हाइपर एक्टिविटी मत कराओ, है ना, ऐसा रखो। तो वो जो एक्सटर्नल, अभी बात करेंगे कौन कौन से एक्सटर्नल एलिजेंस होते हैं। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, टॉपिक है तो सर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री तो होनी पड़ेगी ना सर, तो इसमें नहीं होती। इसमें आपको अब सीधी सी बात है, अब जेनेटिकली प्रेजेंट है तो सर कोई ना कोई तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो हाइपर एक्टिव काम कर रही है। इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हम आपको मालूम है आपको 5 मिलती हैं गैमडे, इम्यूनोग्लोबिन, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीटी और आईजी, ये हमको मिलती है। यही तो 5 होती है जिनसे हमारी पूरी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वर्क कर रहा है, यही 5 से तो कर रहा है ना, बेसिक हम जानते हैं। तो जो हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन ई होती है, जो आईजीई होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है अस्थमा के लिए मेजरली। हमेशा याद रखना, मेजरली वर्ड लगा के आना, 100% नहीं, क्योंकि कभी कभी दूसरी वाली ए भी हो जाती है, कहीं कहीं पर आप जी भी पढ़ोगे। तो जो मेजरली होती है वो ई होती है, ऐसा नहीं है कि बाकी दूसरी नहीं होती, कभी कभी जी और ई ए भी पढ़ोगे, लेकिन मेजरली होती है ई। अब ई का मतलब क्या है? इन जो माँ से जो आती है ना, जैसे आपके फैमिली में रन कर रही है, तो आपकी जो आईजीई है ना, वो जो उसमें जो अस्थमा का जीन है वो आ जाएगा। अब क्या होगा सर? तो जो अब नॉर्मली आईजीई तो हम में भी होती है, कि हम में नहीं है, लेकिन फिर सर उनमें क्या प्रॉब्लम? उनमें सर एक बैठा है स्टार मार्क, कौन? जेनेटिक। अब जैसे ही जब ये रिस्पॉन्स होगी, तो जैसे ही अभी अब मैं बताऊंगा, नॉर्मली क्या होता है, आईजीई हमारी भी एक्टिवेट होती है, जैसे कोई पोलन आता है तो आईजी हमारी एक्टिवेट होती है, लेकिन नॉर्मल काम करके बंद कर देती है। मगर जिन लोगों में जो जेनेटिक होती है, जिन लोगों में जो जीन बैठा होता है, उनकी आईजी हाइपर एक्टिव हो जाती है, और यही सारे बेड़ा गर्क करते थे, सारे काम खराब आपकी आईजीई ही करती है। मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे, जब पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो मैं पूरी समझाऊंगा, ठीक है। इनमें नॉर्मल, क्योंकि हमने बात करा एज के साथ है।
इन्हीं में जो स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट मिलेगा, ये टेस्ट होता है, डायग्नोस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करा जाता है स्किन में, किस तरीके से हमको, इनमें नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये लोग जो आपने पढ़ा ना इनहेल्ड कॉर्टिकॉइड्स, वो जो आपको अस्थमा वाले पंप देखे होंगे, तो वो लोग जो कॉर्टिको, अभी बताऊंगा एंड में बताऊंगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड से किस तरीके से इनको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो इन लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा, मगर इनको बहुत ज्यादा हाई डोज देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के काम बताऊंगा आगे चल के कैसे, जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो वहां समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने ओवरऑल डेफिनेशन देख ली, अर्ली है, वो लेट है, या टॉपिक है, वो नॉन टॉपिक है, एक्सटर्नल एजेंसी से इसका रोल है, उसका नहीं है, इसमें फैमिली हिस्ट्री है, उसमें नहीं है, इसमें आईजी ही बढ़ा हुआ मिलेगा, क्यों? क्योंकि सर ये है ही टॉपिक, तो आईजी बढ़ा नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा सर? उसमें नॉर्मल, इसमें स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा सर? क्योंकि इसमें एलर्जन से हो रहा है ना ये, तभी तो स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, ये एलर्जन से हो ही नहीं रहा तो कैसे मिल जाएगा? इसमें नहीं मिलेगा। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इजिली आप जैसे पंप करते हैं ठीक होता है कि नहीं होता, लेकिन इन लोग का नहीं होता, इन लोग को बहुत बहुत बार पंप और इन लोग करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनका सर एज के साथ एज वाली प्रॉब्लम है, तो वो कैसे ठीक हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब क्या? जो एक्सटर्नल एलर्जेंस होते हैं, देखो हम जो पढ़ने वाले हैं वो अटॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरा जितना सब कुछ है वो अस्थमा में अटॉपिक ही होता है, नॉन अटॉपिक होता है एज के साथ, और उसमें कोई अस्थमा में नहीं होता जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, तो नॉन अटॉपिक होता है एज के, मतलब एज में आप देखते हो ना हर चीज हाइपर एक्टिव हो जाती है। हमारे अब नॉर्मली म्यूकस सीक्रेट, ओल्डर एज में देखोगे नॉर्मली कितना म्यूकस सीक्रेट करते रहते, तो वो नॉन अटॉपिक वाला है, वो एक्ट लाइक अस्थमा करता है। जो मेजरली होता है, जो मोस्ट कॉमन है, जो पूरा सब कुछ है, वो आपका अटॉपिक अस्थमा है, जो अर्ली एज में होता है, ठीक है। उसमें उसी को उसको हम पूरा कवर करके चलते हैं। तो उसमें हमने पार्ट पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि जो एक्सटर्नल एलर्जेंस है, आप हमेशा सुनते आते हो कि भैया इनको पर्टिकुलर कोई परफ्यूम से अस्थमा अस्थमा अटैक आ जाता है, जो लोग अस्थमा वाले होंगे, है ना, किसी को डस्ट से आता है, तो सबका अपना अपना होता है, उनका डिपेंड करता है कि उनका एक्टिव किससे होता है। अब ये सर ऐसा 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 कैसे? सबका अपना अपना। एलर्जी सुनी है? किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्किन में सन से होती है, किसी को कोल्ड से होती है, किसी को ठंडे पानी से, गर्म पानी के, तो बॉडी की प्रोसेस है, बॉडी जाने उसको किस चीज से प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपका ट्रिगर क्या है ना। अब और लोगों को पता चल जाता है भैया हमारा ट्रिगर ये है, जैसे उन्हें पता चल गया कि हमारा ट्रिगर क्या है, हमारा ट्रिगर क्या, उन्होंने बोला कि सिगरेट स्मोकिंग से हमारा ट्रिगर हो जाता है, तो वो अपने आप को फिर बचा के रखते हैं सिगरेट स्मोकिंग, तो उन लोगों को पता चल गया कि हमारा ये हमें ट्रिगर कर देती है। तो जैसे क्या होता है, जैसे लार्जली क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे ट्रिगर कर सकते हैं, लार्जली ड्यू टू इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर, है ना, मैंने बात ही हम कर चुके, जेनेटिक फैक्टर रहता है, क्या क्या होते हैं तो फैक्टर ट्रिगर करते हैं अस्थमा रिएक्शन को, जैसे एक्सपोजर टू, जैसे कुछ लोग पोलन ग्रेन्स होते हैं जो फ्लावर्स में होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स, उनसे, डस्ट, एनिमल फर, एनिमल फर जैसे डॉग्स कैट में जो एनिमल के फर होते हैं, वो आप क्या कर लो, इनहेल कर लो ईयर के साथ आपके अंदर। अब ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि बाहर है और आपने देख के हो गई, नहीं, वो आपने वो इतनी सराउंड में और आपने ब्रीथ करा और वो आपके अंदर चली गई, है ना। आप सांस ले रहे हो और एयर के साथ आपके कहाँ चलेंगी? ब्रोंकल्स में चलेगी, ब्रोंकाइल्स में चलेगी, तभी तो वो एक्टिवेट होंगे। ऐसा तो ना कि बाहर कहीं खड़ी है और आपने देख ली हो नेकेड आइज और आपका एक्टिवेट हो गई, नहीं नहीं, वो आपके अंदर जानी चाहिए, तभी तो पर्टिकुलर उस जगह पे पहुंचेंगी, तभी तो वो एक्टिव होगी। होगी कैसे वो समझेंगे आगे। तो एक्सपोजर टू सब्सटेंस सच एज पोलन, डस्ट, एनिमल फर, सैंड, बैक्टीरिया, बहुत बहुत होते हैं भैया, हम कोशिश करते हैं हम जितने लिख सकते हैं, बाकी किसी का नहीं पता कौन किस किससे हो रहा है। जो कुछ लोग वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड से, फ्लू से, निमोनिया से, किसी से भी उनका अटैक आ सकता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, स्मोक, फ्यूम, जैसे व्हीकल से निकलती है ना काला धुआं, किसी लोग को स्ट्रेस और एंजाइटी से भी होता है ना। कुछ लोग को फिजिकल एक्सरसाइज, इसको याद रखना, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा 2 मार्क्स में पूछते हैं। कुछ लोगों को फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा काम कर लेते हैं ना, या फिर ज्यादा कुछ कर लेते हैं, तो हैवी जैसी उनकी बॉडी में वर्कलोड पड़ता है ना, जल्दी वो सांस लेने की कोशिश करते हैं। अब एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा का मतलब क्या? जैसे आप एक्सरसाइज करो तो क्या करोगे? आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, है ना, अपनी बॉडी को फुलफिल करने के लिए। तो उन लोगों में जैसे वो ब्रीथ इन करते हैं, उनका ट्रिगर पॉइंट वही हो जाता है, जल्दी जल्दी ब्रीथ करना ही उनका ट्रिगर पॉइंट हो जाता है, और जैसे जल्दी जल्दी ब्रीथ उनका ट्रिगर एक्टिव हो गया, उनको अस्थमा अटैक आ गया। तो वो देख लेते हैं। अब हर लोगों में सोचते हैं कि सर किसी भी अस्थमा वाले को एक्सरसाइज नहीं कराएंगे हम, क्यों अस्थमा? अरे नहीं भैया, आप पता करो उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है। आपने बहुत सारी से मूवीज में देखा होगा, तो पर्टिकुलर हमें दिखाते हैं कि जिनको अस्थमा आता है कि पर्टिकुलर एक चीज से, तो नहीं है। जिनको जिनको एक्सरसाइज से नहीं आता, आप उनको एक्सरसाइज कराओ, उनको नहीं आएगा अस्थमा अटैक। अब जिनको एक्सरसाइज से आता है उनको एक्सरसाइज से ही आएगा। तो डिपेंड करेगा उनके जो इंटरनल जो क्या है, एंटीबॉडीज है, सिंपल एंटीबॉडीज, वो किस चीज से हाइपर एक्टिवेट होगी। हमारे अंदर एक्टिवेट मत बोलना कभी, क्यों? क्योंकि एक्टिवेट तो हमारे अंदर भी होती है, उनके अंदर हाइपर एक्टिवेट होती है। अब वो हाइपर एक्टिवेटेड किससे होंगी, वो अपना लेके आए हैं, वो जाने, है ना। हर किसी में अलग अलग से होती है। जैसे कुछ लोगों में कुछ मेडिकेशन जैसे एस्पिरिन, इब्यूप्रोफेन, बीटा ब्लॉकर्स,
इनसे भी हो जाती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स, इससे भी हो जाती है। कुछ लोगों को परफ्यूम से, कुछ पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस से, कुछ लोगों को वेदर चेंज है ना एकदम, कुछ लोग होते हैं ना कि सर्दी आई है जैसे कुछ एकदम वेदर चेंज होगा तो कुछ लोग को अस्थमैटिक अटैक आएगा, बोलेंगे हमको इससे होने लग जाती है। तो डिपेंड करता है पर्टिकुलर उनकी एंटीबॉडी किससे हाइपर एक्टिव हो रही है, इसका आपका और हमारा कोई वो नहीं है। और इसमें तो वो पेशेंट खुद बताएगा कि हमको इससे है, डॉक्टर पास एक ही चीज बोलेगा आप इससे दूर रहो, ठीक है ना। रिस्क में मेजरली कौन लोग होते हैं, वही जिन जो फैमिली हिस्ट्री जिनकी रन कर रही है, या जो ओवरवेट है, या जो स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनके जो एबनॉर्मली हाइपर एक्टिविटी होने लग जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ फैमिली हिस्ट्री नहीं है, स्मोकिंग वाले लोगों में भी एबनॉर्मल हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, तो उन लोगों को में भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और जनरली आप देखना वो जो थोड़ी सारा ओवरवेट रहते हैं तो उन लोगों में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब पैथोजेनेसिस क्या है, ये मेजर पार्ट है, हमको बस इसी को बहुत अच्छे से समझना है, और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। टू मेन फीचर होते हैं जिनसे हमारा पूरा अस्थमा चलता है। पहला होता है एक तो ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी ब्रोंकियल है वो जैसे ही हमारा हाइपर एक्टिवेट हुआ, उसे होना पड़ेगा ना हाइपर एक्टिवेटेड, होगा कि नहीं होगा। जैसे ही सर क्या हुआ, हाइपर एक्टिवेटेड कैसे होगा, अभी हम बताते आ चुके कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज जो हम में भी है, एक्टिवेट होते हैं, मैं बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा। अब जैसे कोई बाहर की चीज आई, अब जैसे कोई एंटीजन आया, वो डस्ट वस्ट कुछ भी हो सकता है। अब सर एंटीजन का मतलब तो हम तो बचपन से बैक्टीरिया ही पढ़ते आए हैं, अब हम डस्ट को एंटीजन कैसे मान लें। मैंने बोला ना, एंटीजन कभी कुछ नहीं होता। एंटीजन का मतलब वो चीज होती है, हर वो चीज जो आपके एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर दे उसे एंटीजन कहा जाता है। हमेशा याद रखो, बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी ना कि बैक्टीरिया वायरस है, नहीं। रोमेटिक फीवर कुछ भी पढ़ के आपकी बॉडी जब ऑटोइम्यून होती है तो वो आपके सेल्स को ही एंटीजन समझने लग जाती है। कुछ लोग बोलते नहीं एंटीजन का मतलब बैक्टीरिया वायरस होता है। मैं उनसे यही पूछता हूँ कि जब हमने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पढ़ के आते हो, रोमेटिक फीवर पढ़ा है, कितने सारे पढ़े हैं, उन सब में हमारी जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो तो हमारे खुद के सेल्स को ही एंटीजन समझने लग जाती है। फिर तो एंटीजन कुछ नहीं होता। एंटीजन की डेफिनेशन सिंपल है कि हर वो चीज जो एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर दे, दैट वी कॉल्ड एज एंटीजन, खत्म। तो अब कुछ भी मैं एंटीजन वर्ड बोल रहा हूं तो कभी ये मत समझो बैक्टीरिया वायरस, हर वो चीज जो हमारे यहाँ पर एंटीबॉडी, अब हर किसी का अलग ट्रिगर पॉइंट अलग है। अब जैसे इसका ट्रिगर पॉइंट हमारी एंटीबॉडी से, इनका ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हुआ, मैं तो उसको एंटीजन बोलूंगा। अभी एंटीजन जैसे ही आया, जिससे ही अटैच होगा हमारे, अब ये एंटीबॉडी से क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्टिवेटेड। क्या होगा यहाँ पर सर, जैसे एंटीजन के पास एंटीबॉडी आता है, बचपन से एक ही चीज होती है, एक ही चीज पढ़ते आ रहा है सर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उस जगह पर ऑलवेज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। क्यों, क्योंकि उस एंटीजन को मारने के लिए सर हम डब्ल्यूबीसी हमारे एक्टिवेटेड होंगी, हम पढ़ के आ चुके डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होंगे सर, साइटोकाइन निकलेंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा। तो वो सेकंड पॉइंट, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विद इन ब्रोंकियल वन, यानी एक इन्फ्लामेशन और एक हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन में क्या क्या सर बता दो जरा। सर अभी पढ़ के आए, म्यूकस का एब्नॉर्मली सीक्रेशन बढ़ जाएगा सर मसल स्पाज्म होने लग जाएगी सर। उससे क्या होगा सर आपकी, सर नैरोइंग होने लग जाएगी सर। तो नैरोइंग हो गई प्लस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने लग गया है ना। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई। और तो ये दो मेजर चीजें आपका सब माहौल खराब करती है। अब इसको हम समझते चलते हैं कैसे। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को जरा अच्छे से समझना आप लोग। बहुत सिंपल है, बस इस तरीके से होता हम में भी है, हम में बहुत नॉर्मली होता है, इनमें बहुत हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, बस उसे ही याद करना है और कुछ नहीं है। किस तरीके से, देखो सबसे प्रीवियसली एक्सपोजर टू एलर्जेंस। अब क्या होता है, कभी भी याद रखो, जिन लोगों में अस्थमा होता है ना, सीधे तो अस्थमा होगा नहीं सर। क्या होगा, मतलब क्या सर, कि हमारी जो IgE है, इम्यूनोग्लोबिन ई, ये बैठी हुई थी, नॉर्मल है, हम सब में हमारी भी एक्टिवेट होती है सर, बिल्कुल होती है। उनमें अगर जिन लोगों में जेनेटिकली वो जीन प्रेजेंट है जो उसको हाइपर एक्टिवेट करती है, तो अब ऐसा तो है नहीं सर बचपन से पैदा होके आए तो हाइपर एक्टिवेटेड होके आए, उनमें जीन प्रेजेंट आप पढ़ के आए, ऑटोइम्यून में कभी भी कुछ होता है, नॉर्मली बैठे रहते हैं, उनको ट्रिगर करना पड़ता है ना, कोई भी चीज बस इनको ट्रिगर करे। अभी IgE नॉर्मल बैठी हुई है, अब कोई भी जब भी पहला रिस्पॉन्स आया, फर्स्ट ट्रिगर, तो क्या फर्स्ट ट्रिगर में आपको अस्थमा होगा सर, नहीं होगा, कभी नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ट्रिगर जब भी इसके पास आएगा वो उसको हाइपर एक्टिवेट कर देगा। लेकिन हाइपर एक्टिवेट से सर होगा क्या, कुछ नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो सेल्स है, आपकी जो एंटीबॉडीज जो वहां पर प्रेजेंट है वो हाइपर एक्टिवेट होगी, कुछ नहीं होगा, नहीं। फिर सर वो वेट करेगा कि आओ सेकंड ट्रिगर आओ, अब हम इसको मार देंगे। तो जैसे ही अब वो सेकंड ट्रिगर आया,
काम अब सेकंड ट्रिगर हमारे पास भी आना चाहिए था। जैसे हम लोगों पे दोबारा आएगा तो हम लोगों पे वैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए नॉर्मली, तो उसको ठीक कर दो। लेकिन जिनमें हाइपर एक्टिवेट होगी, जब उनके लिए सेकंड ट्रिगर गया तो उसने इस सबको कर दिया हाइपर एक्टिवेटेड। जो हमें नॉर्मल प्रोसेस होती थी वो हो गई 100 टाइम्स इंक्रीज, और आपकी हो गई बैंड बच गई, बस खत्म। ये होता है और कुछ नहीं होता। कैसे समझो? प्रीवियस एक्सपोजर टू एलर्जेंस, यानी प्रीवियस एक्सपोजर मतलब सर फर्स्ट ट्रिगर। फर्स्ट ट्रिगर से आपका जैसे उसने क्या करा, स्टूमुलेट करा आईजी को। अब स्टूमुलेट करा, कुछ नहीं हुआ, स्टूमुलेट करो तो कोई दिक्कत नहीं। स्टूमुलेट मतलब सर आपने हाइपर एक्टिवेटेड कर दिया, मगर वो हाइपर एक्टिवेटेड अभी कोई काम करा क्या? नहीं, वो वेट कर रहे हैं कि आप कोई सेकंड एक्टिवेट आओ तभी अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो फर्स्ट ट्रिगर में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फर्स्ट ट्रिगर में तो आप बस स्टूमुलेट कर दिए। अब जैसे ही आया सब्स्टिट्यूएंट एक्सपोजर, सब्स्टिट्यूएंट एक्सपोजर मतलब होता है सेकंड ट्रिगर। जैसे ही आया सेकंड ट्रिगर, इसने कि आओ, ये जैसे ही आया टू दिस एंटीजन, अब वो एंटीजन मैं बता ना, एंटीजन हर वो चीज जो एंटीबॉडी को एक्टिवेट, अब यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, जैसे वो आए तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई। कहां पर? ब्रोंकाइस में तो होनी है बस। और जैसे भी हुई, अब सब कुछ होगा काम खराब जो हमने बोला। अब नॉर्मली ये एंटीजन एंटीबॉडी सर हम में नहीं होती क्या? सर होती है। हम में जो रिस्पॉन्स आते हैं वो इतने मिनिमम होते हैं, समझ नहीं आते, मगर इन लोगों में हाइपर एक्टिवेटेड होंगे। तो बस जो हम में होते हैं वो अब हाइपर एक्टिवेटेड। समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। हम में होते हैं बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल समझ नहीं आनी चाहिए, इन लोगों में इतने हो रहे हैं, पूरा तो माहौल खराब कर रहे हैं क्या। तो दिस कॉजेस, अब क्या होगा, दिस कॉजेस रिलीज ऑफ क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस सेल्स इन ब्रोंकियल वॉल। अब क्या होता है, जो आपकी ब्रोंकियल वॉल है इसमें ये प्रेजेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई। अब ये क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस छोड़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मतलब क्या, बहुत सारे, जैसे म्यूकस है ना, बॉल को नैरोइंग करेंगे, साइटोकाइंस छोड़ेंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस करेंगे, तो वो सब छोड़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस वो छोड़ेंगे। ब्रोंकियल्स वॉल्स में तो उससे क्या होगा, आपका ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन, क्यों? क्योंकि म्यूकस छूटेगा, प्लस आपके मसल स्पाज्म होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस रिएक्शंस आएंगे, इन्फ्लामेटरी लीडिंग टू सिम्टम्स, और यही सब आपके सिम्टम्स दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का काम क्या है सर, नैरो। इन सबसे एंड ऑफ द डे सर होना क्या है वो बताओ सर। सर इनसे एंड ऑफ द डे आपका नैरो हो जाना है एयरवे, और आप सांस नहीं छोड़ पाओगे अच्छे से। जब छोड़ नहीं पाओगे तो ले भी नहीं पाओगे, बस ये हो जाता है सर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या सर, कैसे, जरा अब इसी को तरह एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे लिख लेते हैं, तो आपके अंदर कोई जेनेटिक फैक्टर प्रेजेंट था, ठीक है, जैसे हमने ना अपना टॉपिक पढ़ा। अब जैसे कोई फिर एक आया, कोई एक एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर कोई आपका एक ट्रिगर आया बढ़िया, उन्होंने बोला हम आते हैं। जैसे ही वो ट्रिगर आया, आप थे कौन से, उससे क्या हुई, अटोपी। अटोपी का मतलब क्या है, अटोपी की क्या डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी मैंने, तो वो लोग जिनके अंदर क्या होती है, जेनेटिक टेंडेंसी। तो जेनेटिक टेंडेंसी प्रेजेंट हो, जेनेटिक टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जी, टू डेवलप्ड एलर्जी, उन लोगों को बोलते हैं अटोपी, अटोपिक। ठीक है, उन लोगों को जिनके अंदर अब ये क्या हुआ, अगर हम मान के चलो हमारे अंदर इन्वायरमेंटल जेनेटिक नहीं होता, इन्वायरमेंटल आता तो नॉर्मल होती, कुछ नहीं होता, मगर अब यहाँ पर आके हमको मिल गया जेनेटिक, साथ में बैठा इन्वायरमेंटल, लेकिन हम थे अटोपी। तो हमारी क्या हुई, जैसी प्री डिस्पोजिशन टू एलर्जिक, मतलब प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है प्री, पहले, यानी फर्स्ट एलर्जी, फर्स्ट ट्रिगर, फर्स्ट ट्रिगर है भैया ना, प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पो फर्स्ट ट्रिगर में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल जैसे हम रिएक्ट करेंगे वैसे ही वो रिएक्ट करेंगे, वो कोई एक्स्ट्रा रिएक्ट नहीं करेंगे, याद रखना फर्स्ट ट्रिगर में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रिगर में वो हमारी तरह है, बस वो हाइपर, लेकिन वो हाइपर सेंसिटिव करके चले जाएंगे, हाइपर एक्टिव करके चले जाएंगे। तो प्री डिस्पोज, जैसे अरबे, तो प्री डिस्पोजन टू एलर्जी हाइपर सेंसिटिव इन ईयरवे। अब वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि थोड़ा भी कुछ आएगा ना, वो इतना रिएक्ट कर जाएंगे, इतना रिएक्ट कर जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी भी क्या बहुत हाइपर रिएक्टिव नहीं करती, कब करती है, हमारी बॉडी को पता है कि अगर 1% कोई चीज आई है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी 1%, है ना। जैसे सपोज कोई बैक्टीरिया जिसकी पावर है 1%, तो बॉडी रिएक्ट कितना करेगी, 1%। ऐसा थोड़ा ना कि 1% आई बॉडी 100% रिएक्ट कर देगी, नहीं। अगर हमारी बॉडी में कोई 100% का पावर का बैक्टीरिया आया तो क्या हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, 100%। कैसे? कोविड में वायरस इतना खतरनाक आता था, कितना हैवी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता था, पूरे लंग्स, हमारी बॉडी पूरी लग जाती थी मारने में, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे सब कुछ होता था, देखा था। इतना इन्फ्लामेटरी और इतना इन्फ्लामेशन की वजह से हमें कितने ज्यादा उसको स्टेरॉइड्स खाने पड़ जाते थे कि उसी इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, स्टेरॉइड्स को रोकने के लिए। तो हमारी जो डेथ होती थी वो वायरस की वजह से नहीं, हमारी डेथ मेनली होती थी कि हमारी बॉडी इतनी हाइपर एक्टिवेट हो जाती थी, इतना इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स छोड़ने लग जाती थी उस वायरस को मारने के लिए, कि हम उस इन्फ्लामेशन की वजह से ही मर जाते थे। हमने बोला ना, हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जियो के मरो, उसका एक ही काम है कि आपके अंदर जो भी आ रहा है उसे मारो, और उससे आप मर रहे हो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोविड में ही हो रहा था,
तो हम इन्फ्लामेशन की वजह से मरते थे, हम कभी वायरस की वजह से नहीं मरे। तो उसी में हम क्या देते थे फिर उन्हें, स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। और इन्फ्लामेशन के साथ साथ वो किसको भी कम कर देते हैं, इम्यूनिटी को। इसीलिए जैसे इम्यूनिटी कम होती थी तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, पूरा रेनबो बन जाता था। आपने देखा किसी आंखें खराब ब्लैक फंगस रेनबो क्यों हुई, क्या ये पहले नहीं थी? मगर ये प्रॉब्लम उनमें आई जिनमें स्टेरॉइड्स गए। तो उन लोगों में फिर डॉक्टर बना के स्टेरॉइड्स मत दो, लेकिन क्या करें, स्टेरॉइड देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास दो ही ड्रग होते हैं इन्फ्लामेशन कम करने को। एक होते हैं एनसेड्स, यानी नॉन स्टेरॉइडल। लेकिन जो नॉन स्टेरॉइडल होते हैं ना, वो इतना इन्फ्लामेशन कम कर नहीं पाते, वो स्मॉल क्वांटिटी में कर पाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत। जब हैवी होता है तो उसके लिए स्टेरॉइड्स ही चाहिए, और स्टेरॉइड्स कम करेंगे तो उनकी दूसरी सबसे खराब प्रॉब्लम ये कि वो इम्यूनिटी को गिरा देती है। तो उसकी वजह से फिर 1000 बीमारी आ रही थी, और हार्ट अटैक, डायबिटीज, आपने 100 बीमारी सुनी। तो यही सब चल रहा था, ठीक है। अब यही होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अब इसमें हाइपर एलर्जिक में क्या हुआ कि आया 1%, बॉडी रिस्पॉन्स कर गई 100। और बॉडी जब भी 100 करेगी तो वो पूरा क्या करेगी, वो तो इस तरीके से लड़ेगी कि पता नहीं सामने कौन है, पता नहीं कौन है। उसको तो लगेगा कोविड का वायरस, पता नहीं कौन आ गया। अब वो इतना करे लेकिन सामने तो कोई है ही नहीं। अब वो इतना जब हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स कर जाएगी तो बॉडी में हैवी इन्फ्लामेटरी सब कुछ छूटेगा, और वो सब किससे प्रॉब्लम करेगा, हमें। बैंड किसकी वजह की, हमारी। उसी को बस अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ ट्रिगर को, उसने क्या करा, सैनिटाइज करा हेल्पर टी सेल्स। अब ये समझो कैसे, बहुत सिंपल होता है। हमारे बॉडी में जब भी कोई रिस्पांस होती है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, हमेशा ऐसे ही होती है। इसमें कुछ नया नहीं है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे। जब भी कोई भी एंटीजन आता है ना, तो हमारे बॉडी में जो ये पूरा जो आपका ब्रोंकाई है, इस पर आपके टी सेल्स ही चिपके होते हैं। ये यही ऐसा एंटीबॉडी काम करते हैं। जब भी कोई एंटीजन आता है ना, तो ये हेल्पर टी सेल्स, ये टी सेल्स का काम ही हेल्प करना होता है। इनका काम होता है कि हमेशा बी सेल्स को स्टिमुलेट करो। ये पढ़ते आ रहे होंगे, इम्यूनिटी ऐसे ही काम करती है। तो ये हम में भी नॉर्मल काम करती है, लेकिन वो टी सेल्स किसको, अब ये टी सेल्स कैसे हो जाएंगे, जब फर्स्ट एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सपोजर, तो टी सेल किसको एक्टिवेट करेंगे, बी सेल्स को। सर हमने भी करते हैं, उसमें क्या। होगा क्या, अब क्या होगा सर, उन्हें कि हमारे हेल्पर टी सेल्स आए। अब हेल्पर टी सेल्स किसको एक्टिवेट करेंगे, बी सेल्स को। नॉर्मल प्रोसेस है, वो बी सेल्स को करते हैं। और बी सेल्स हमारे हमेशा हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन होती है, गैमड, जो GAMD, जो डिपेंड करता है कि वो किसको एक्टिवेट करना है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इनका जो डिपार्टमेंट होता है वो ई का होता है, जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाइज में। तो अब ये क्या करेंगे, IgE करेंगे। जैसे ही इन्होंने IG को प्रोड्यूस करा, अब हमारी तो नॉर्मल होती है, इनकी IG होती है हाइपर एक्टिव। क्या, जेनेटिकली डिस्पोजिशन। अब ये जेनेटिकली है, इनको करना तो चाहिए था नॉर्मल रिएक्ट, मगर वो कर गई हाइपर रिएक्ट। मतलब हाइपर, अभी हाइपर हुआ नहीं, अभी फर्स्ट एक्सपोजर है, अब वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब एक तरीके से ट्रिगर्ड हो गई। तो प्रोड्यूस IgE, और वो जैसे ही ट्रिगर्ड होंगी वो किससे बाइंड हो जाएंगी, विच बाइंड टू मास्ट सेल सरफेस। अब ऐसा ये मास्ट सेल क्या होते हैं, मास्ट सेल हमें भी नॉर्मली प्रेजेंट है। मास्ट सेल का काम क्या है, ये मास्ट सेल्स क्या होते हैं, रिलीजिंग हिस्टामिन्स एंड अदर सब्सटेंसेस ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन। जब भी कुछ इन्फ्लामेशन होता है ना, तो ये हैवी हिस्टामिन रिलीज करते हैं। और हिस्टामिन का काम ही होता है क्या, म्यूकस, हैवी म्यूकस सीक्रेट करना। तो जब हम इसके ड्रग देंगे ना, तो हम एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे, क्योंकि जो मास्ट सेल होते हैं वो नॉर्मली हम में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं। हम में भी हिस्टामिन छूटता है जब कुछ रिस्पांस होता है, मगर इनके जो मास्ट सेल्स होते हैं, इनसे एब नॉर्मली जो हाइपर एक्टिव सेल है IgG के एंटीबॉडी, वो इनसे आके अटैच हो जाते हैं। अब वो इनको हाइपर एक्टिवेटेड कर देते हैं, और इनसे बोल देते हैं सुनो, क्योंकि देखो मास्ट सेल सबको, ये सब है क्या, एक तरीके से स्टूडेंट ही। और ये जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो टीचर, वो सबको कमांड देके जाती है कि आपको कितना कितना रिएक्ट करना है, ठीक है। इनको नहीं पता होता, हमारे मास्ट सेल को नहीं पता कि हमें कितना रिएक्ट करना। हमारी एंटीबॉडी समझाती है कि देखो अभी ये जो एंटीजन आया वो उसमें इतनी पावर है, आप इतना रिएक्ट करो, ओवर मत करो। लेकिन हमारी जो एंटीबॉडी वो तो खराब हो गई, बिगड़ गई। अब वो इन मास्ट सेल से बाइंड होगी, इनको क्या बोलेगी, करना चाहिए था 1% रिएक्ट, इनको बोलेगी 100% रिएक्ट करो, करो 100% रिएक्ट। अब इनसे क्या, बाइंड सेल से अटैच हो गई, उससे क्या होगा, एक्टिवेट हेल्पर टी। ओवरऑल क्या हुआ, हमारे टी सेल्स एक्टिवेट हो गए, उससे हमारी जो IgE है वो क्या हो गई, सेंसिटाइज्ड, एबनॉर्मल, ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गई, है ना। और उसने पूरी IgE ने किसको कवर कर लिया, जो हमारे मास्ट सेल्स थे उसके ऊपर कवर करके बैठ गई। और अब वो वेट कर रही है कि एंटीजन आए और हम क्या करें,
हाइपर एक्टिव रिएक्शन दिखाएं, यानी फर्स्ट हमारा यहां से जो खत्म हुआ वो क्या हुआ, फर्स्ट एक्सपोजर खत्म हो गया। फर्स्ट एक्सपोजर में हमारा एक ही काम था, वो काम था क्या, सिर्फ ट्रिगर करके, यानी आईजीई को एक्टिवेट करके उसको हमारे जो ब्रोंकियल्स की लाइनिंग है वहां पर उसको बिठा देना, सेट कर देना। क्यों, क्योंकि अब ये बैठ गई है, अब जैसे ही अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अब सर ब्रोंकाइटिस मैंने तो ब्रोंकल्स में ही तो बैठेगी, लीवर में तो जाके बैठ नहीं जाएगी, तो अब एंटीबॉडी तो पूरी बॉडी में होती है ना। आईजीई ऐसा है कि सिर्फ यही ब्रोंकाइल्स में होती है, तो वहां से एक्टिवेट होके आके यहाँ पर अटैच्ड हो गई। अब ये वेट करेगी कि यहाँ पर कोई भी एलर्जन आएगा, सेकंड एक्सपोजर आएगा तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मगर अब वो रिएक्ट नहीं होगा, वो हाइपर रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हाइपर एक्टिवेट होके बैठ गई है। क्यों सर, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिकली प्रेजेंट था जो हम में नहीं है। तो क्या हुआ, जेनेटिक फैक्टर मिले, एटोपी हुई, फर्स्ट एक्सपोजर हुआ। फर्स्ट एक्सपोजर में कैसे हमको ट्रिगर करना है, हेल्पर टी सेल आई, टी सेल सर बी सेल, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। उससे आईजी में गए, आईजी क्या हुआ, लेकिन आईजी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आईजी में तो वो थे जेनेटिक वाली, तो उनकी एबनॉर्मल आईजी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, नहीं होनी थी उतनी, हो गई बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि वो हाइपर एक्टिवेट हो गए, और जैसे हाइपर एक्टिवेट हो गए वो सारे सब मास्टर सेल से आके अटैच्ड हो गए। ठीक है, और अटैच होके हुआ क्या, हेल्पर टी सेल थे वो तब एक्टिवेट हो गए, आईजी सेंसिटाइज्ड हो गई, एकदम सेंसिटाइज करके बैठी है, और पूरे मास्टर सेल से कवर अप करके बैठी है। सबको वो कमांड देके बैठी है कि अब जैसे ही कोई भी रिस्पॉन्स आएगा, जो सब काम करते थे अब उसका 100 टाइम्स करेंगे, नॉर्मल काम कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के लिए नॉर्मल है, क्योंकि ये बॉडी की खुद की प्रॉब्लम है, तो बॉडी को तो क्या लग रहा है, ये सब नॉर्मल है हमारे लिए, तो इसमें कोई बाहर का तो रोल प्ले कर नहीं रहा, बॉडी अब नॉर्मली कर रही है, बॉडी के लिए भैया नॉर्मल लग रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं। तो इसका जब ट्रीटमेंट होगा तब समझ भी आएगा, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में आप सिर्फ सिम्टम पे काम कर पाओगे। इसलिए कभी सुना है कि अस्थमा ठीक हो जाता है, सुना है कुछ लोगों के अस्थमा ठीक, भैया कैसे ठीक कर पाओगे, दिमाग लगाओ ना। कोई बाहर से